नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे शब्द रचना पर। हिंदी व्याकरण की शब्द रचना पर हम लोग अपना ध्यान आकृष्ट कराएंगे। तो सबसे पहले शब्द भेद। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। आप शब्द की परिभाषा यहाँ देख सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रतिपादिक कहते हैं, और दूसरा वो जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे या पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। अभी हम लोग शब्द भेद पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि शब्द अकेले और कभी कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रतिपादक कहते हैं, और दूसरा वो जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। ये अब पद कैसे? ये वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना अर्थ, अपना रूप को बदल लेता है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक। ये एक विचारणीय विषय है कि शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की उपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक हैं। तो यहाँ साफ साफ है कि सार्थक शब्दों पर ही हम लोग व्याकरण में विचार करते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता है। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थात वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निर्धारित हो, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप पानी शब्द को ले लीजिए। प में आकार, नौ में दीर्घिकार। पानी एक सार्थक शब्द है, और यदि उसी को हम बदल देते हैं, जो कि वही वर्ण है, और नी पा कर देते हैं, तो निरर्थक शब्द, क्योंकि नीपा का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार सार्थक और निरर्थक हम नोट करके यहाँ पर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। जैसे नदी बहती रहती है, उसी प्रकार भाषा की भी एक स्वतंत्र प्रवाह होता है, जो वे भी अपना रूप, शब्द, कभी कभी अपने शब्द छोड़ देते हैं, कभी दूसरों के शब्द को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की परिवर्तनशीलता भाषा में पाया जाता है। तो अब शब्दों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद माने गए हैं। ये चार भेद क्या क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने हुए? शब्द चार प्रकार के हुए उत्पत्ति की दृष्टि से। क्या क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो अब हम लोग तत्सम पर विचार करेंगे कि आखिर
तत्सम किसे कहते हैं, या तत्सम शब्द कौन कौन से शब्द तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा दिया है, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। क्या? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ क्या है? उसके समान या ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार तत्सम के बारे में आप लोगों ने देखा कि तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तो दूसरी बात है यहाँ पर आपको समझने के लिए तत्व कौमा तस्य उसके संस्कृत के सम बराबर समान। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा साथियों, इसलिए हम यहाँ पर कुछ ही उदाहरण दिए हैं, जैसे तत्सम और हिंदी। जैसे आम्र, संस्कृत में आम्र कहा जाता है, हिंदी में आकर वो आम हो गया। जैसे संस्कृत में तिक्त कहा जाता है, वो हिंदी में आकर तीता हो गया। जैसे खरपर कहते हैं संस्कृत में, वो खपरा या खप्पर। जैसे कि किसी का घर खप्पर का होता है तो हम लोग उसको कहते हैं खप्पर का घर। तो ये संस्कृत के तत्सम खरपर से आया है, जो हिंदी में आकर खपरा या खप्पर हो गया है। अब शब्द के पहले ही बताया मैंने कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो अब तक तत्सम पर हम लोगों ने तत्सम को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोग जाएंगे तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत, मैंने पहले ही कहा था कि जैसे नदी की प्रवाह होती है, उसी प्रकार भाषा भी सतत व्यापक एक प्रक्रिया है। इसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं और जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इससे कोई भी चीज़ अछूता नहीं रहता है। तो ऐसे तद्भव, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा दिया है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तत्, इनका हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तत् जोड़ भव का अर्थ क्या है? उससे, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर किससे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द क्या है? न संस्कृत से सीधे न आकर क्या, जैसे कि बौद्ध धर्म की भाषा है पाली भाषा, तो उससे पहले प्राकृत आया, जैनों का भाषा इस प्रकार से आया है। तो शब्द है क्या? सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता है। और फलतः तद्भव शब्द 2 प्रकार से हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्यक शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है। आप इस उदाहरणों से देख सकते हैं कि जैसे माया, संस्कृत शब्द माया और प्राकृत में आके मई और तद्भव हिंदी में मय हो गया। संस्कृत में अग्नि, प्राकृत में अग्नि और हिंदी में आकर आग हो गया। उसी प्रकार पुष्प, जिसे फूल कहते हैं, तो संस्कृत में पुष्प और प्राकृत में पुष्प और हिंदी में आकर फूल हो गया। तो अब हम लोग तद्भव शब्द को समझने का प्रयास किया और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग भली भांति तद्भव को समझ गए होंगे। और इसके बाद दूसरा क्या है? देशज। देशज से ही पता चलता है, जो देश के अंदर ही उत्पन्न हुआ है, जो कहीं से आया हुआ नहीं है।
तो परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसीलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोक भाषा हैं जैसे आर्य भाषा कोई लीजिएगा, हिंदी के आनुषंगिक अनेक सारे भाषाएं हैं, भोजपुरिया, मैथिली, मगही, खोट्ठा आदि बहुत तरह से प्रचलित भाषा है, और बांग्ला से भी कुछ शब्द आ गए हैं। अर्थात ये शब्द कहीं विदेशी स्रोत से न आकर ये हमारे ही देश के लोगों के बोलचाल के शब्दों से आया है, कहीं कहीं रूप परिवर्तित होकर आया है, किसी जैसे बांग्ला भाषा से हो, मगही से हो, भोजपुरिया से हो, या मैथिली से हो, या अन्य आर्य भाषा से, उत्तर भारतीय भाषा से हो। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन शब्दों का, देशज शब्दों का उत्पत्ति हमारे ही संस्कृति में हुआ है, हमारे ही किसी न किसी भाषा से आया है। तो लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। मैंने यहाँ रेड कलम से लिखा है कि लोक भाषा में, सीधे सीधे कहने का तात्पर्य यह है कि लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। जैसे चिड़िया उदाहरण दिए हैं, अनेकों भरा पड़ा है देशज का, और नए नए देशज शब्द आते रहते हैं, जो कि हिंदी का यह उदारता है कि वह अपने अनुरूप शब्दों को ढाल भी लेती है। तो चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, आप लोग ठुमरी गायन में भी होता है, वादन में भी होता है, देखते हैं, ठुमरी, जूता, खिड़की, पगड़ी आदि हम लोग देशज भाषा के देशज शब्द के रूप में इसका उदाहरण हम पेश किए हैं। असंख्य शब्द हैं। विदेशी, आप दूसरा क्या है, चौथा विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत बहुत दिनों तक विभिन्न आताताई लोगों का और बाहरी शासन का यहाँ उपनिवेश रहा है। तो विदेशी भाषा जिसके संपर्क में हम लोग आए, तो हमारे भाषा में भी उनके संस्कृति और भाषा शब्द के आदान प्रदान हुए होंगे, ऐसा अनुमान है। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द का परिभाषा हम सीधे सीधे दे सकते हैं कि जो विदेशी भाषाओं से, जो भारत की भाषाओं से न आकर कहीं विदेश की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं, है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रमुख यही है कि इसमें फारसी, अरबी और तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाएं हैं। तो इस प्रकार विदेशी भाषा को देखिए, विदेशी भाषा को समझने के लिए इसको विदेशी शब्द को समझने के लिए हम लोगों को बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों को हिंदी में अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में अनेक उनके कुछ हेर फेर इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे क, ख, ग, फ, जो कि क, ख, ग, फ में एक बिंदी लगाया जाता है। यहाँ बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड तो नहीं है जिसका मैं उपयोग नहीं कर पा, देखिए बिंदी लगा हुआ रहता है ग, फ में। तो जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चारित किया और लिखा जाता है। जैसे कीमत, अरबी कीमत, कीमत में जैसे शब्द कीमत अरबी शब्द है, उसको हम कीमत हिंदी में जब लिखेंगे तो नुक्ते का प्रयोग हम नहीं करते हैं। खूब, ये भी फारसी शब्द है, और जब हम हिंदी में खूब लिखेंगे, जैसे कोई कहता है बहुत खूब, तो खूब जब हम लिखेंगे हिंदी में तो यदि नुक्ते का प्रयोग नीचे, अर्थात नुक्ते का अर्थात जो एक बिंदा होता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हिंदी आ गया। जैसे अग्गा तुर्की शब्द है, तो इसमें भी नुक्ते का प्रयोग ना करके आगा हो जाएगा हिंदी। फैसला अरबी शब्द है और हिंदी में भी फैसला है, तो नुक्ते का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो ये फैसला हो जाता है। शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकर
आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। जैसे आइन है और कमीना फारसी, आईना और कमीना हिंदी हो जाता है। तो इस प्रकार अनेकों हैं। जैसे कि फारसी के शब्द हिंदी में जो आए हैं, अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, जो पटाखा हम लोग फोड़ते हैं, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, कद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, ये सब शब्द जो है फारसी से आए हैं। अरबी में भी जैसे अदा शब्द एक है तो वह अरबी में भी है और फारसी में भी है। अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अक्ल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर। तो इस प्रकार से ये आए हैं। तुर्की के भी जैसे आगा, अक्का, अजबक, उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, साधारण तो उदाहरण कैंची, कुली, कुर्की, जैसे कुर्की जब्दी होता है तो ये तुर्की शब्द है। तो जैसे जैसे हुकूमत शासन आया है तो उन शासन और शासन की भाषा का प्रभाव हमारे हिंदी में भी आ गया है। अंग्रेजी में जैसे ऑफिसर, इंजन, डॉक्टर, है ना, तो स्लेट, इस प्रकार। तो अनेकों ऐसे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रचना अथवा बनावट के अनुसार। ये तो हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्द देखे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब हम लोग रचना की दृष्टि से नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे रचना की दृष्टि में कौन से, जैसे रूढ़, यौगिक, जोगरूढ़ आदि जो है उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे YouTube चैनल से बने रहें और चैनल को यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें। धन्यवाद।